हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कीताज कॉर्नर एचटेट कॉमर्स में, जिसमें हम करते हैं एचटेट पीजीटी कॉमर्स के 5 क्वेश्चन। हर वीडियो में 5 क्वेश्चन। अभी हम कर रहे हैं 2019 का जो पेपर था उसको करें अपनी वीडियोस में 5 क्वेश्चन के साथ। आज ये 5वीं वीडियो है। आज हम करने वाले हैं 111 से लेकर 115 तक के क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले हम 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा कर चुके हैं, 12 वीडियोज़ में कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जाके वो वाला पेपर देख सकते हैं, और जो रेगुलर हैं वो भी टाइम टू टाइम जो है पुरानी वीडियोस देखते रहें ताकि याद रहे। ठीक है, और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स, ठीक है, उनके पास भी ये वाली वीडियो जो है पहुंच सके और किसी का भला हो सके। प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने फेसबुक फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन शुरू। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 2018 वाले पेपर में फर्स्ट वीडियो में ही जो हमने पूरे नोट्स के तौर पे जो सारी हमने ये करी थी ना, इसकी मोटिवेशनल थ्योरी, तो वहाँ से क्वेश्चन बन के आया है। 2018 का पेपर कराते टाइम मैंने 19 का देखा ही नहीं था तब तक, और तब मैंने बता दिया था कि आप सारे ऐसे ऐसे याद करो, तो ऐसे मैच मेकिंग में भी ये वाली आ सकती हैं जितनी भी थ्योरी है मोटिवेशन की, और 2019 के पेपर में ये आई हुई हैं। ठीक है, मैच ऑफ आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद आइटम्स ऑफ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट कोड। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से कनेक्ट करना था। अभी मैंने सिंपल आंसर लिखे हुए हैं इनके। ठीक है, हायरार्की नीड थ्योरी किसने दी थी? अब्राहम मास्लो ने दी थी। ये तो सभी को पता होगा। हायरार्की नीड थ्योरी किसने दी? अब्राहम मास्लो ने दी है। थ्योरी ऑफ नीड क्या ये दी है? मैकडीलैंड ने। ये होती है 3 नीड थ्योरी। 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी? फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दी है। और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी है विक्टर व्रूम ने। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दी है डगलस मैकग्रेगर ने। एक बार 2018 के क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन था वहाँ पे मोटिवेशन थ्योरी का। देखिए 2018 में हमारा क्वेश्चन था एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपोनेटेड बाय, ये दी थी विक्टर व्रूम ने। अभी मैच मेकिंग में भी इनका नाम आया हुआ है, व्रूम सर का नाम 4th नंबर पे, कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने दी? विक्टर व्रूम ने दी थी। और हमने जो है वो इसकी सारी थ्योरी करी थी मोटिवेशन की। थ्योरीज सारी ही करनी चाहिए, पता नहीं कब क्या मैच मेकिंग में दे दे। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन 2 तरह की होती है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल कौन सी होती है? फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, रिवार्ड थ्योरी एंड कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। जैसे थ्योरीज का नाम देके पूछ लेंगे कि बताओ इसमें से ट्रेडिशनल थ्योरी कौन सी है? क्या? फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, रिवार्ड थ्योरी, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी है। और हमारी जो मॉडर्न है इसमें देखो नंबर फर्स्ट ये मास्लो वाली आई हुई है 2019 में। हर्जबर्ग मोटिवेशन थ्योरी 2 फैक्टर थ्योरी आई हुई है। मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी ये भी आई हुई है। ठीक है, एल्डरफर ईआरजी थ्योरी भी बहुत आती है स्टेट के पेपर्स में। एल्डरफर ईआरजी थ्योरी, ओचिस जेड थ्योरी, ये वाली तो 18 में भी आई और 19 में भी आई। व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, स्टेजिस इक्विटी थ्योरी ये अदर ऑप्शन में आई हुई थी 2018 में। मैकडीलैंड की 3 नीड थ्योरी ये भी 2019 में आई हुई है। क्रिस आर्गेसिस थ्योरी एंड पोर्टर एंड लायर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन रिवार्ड्स ये भी अदर ऑप्शन में 2018 में आई हुई थी। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि भाई क्वेश्चन को जो है फुल एक्सप्लेनेशन करके पढ़ना चाहिए, अदर ऑप्शन के साथ जाके पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं मैच कर जाते हैं पिछले क्वेश्चन से, पिछले पेपर से। नेक्स्ट थ्योरी हमारी क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि डी और एन का डिफरेंस हमें बताना है, डोमेस्टिक से नेशनल का डिफरेंस हमें दिखाना है। ये क्या होता है? विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अगर हम डोमेस्टिक में ऐड कर देते हैं तो वो नेशनल इनकम आ जाती है। ग्रोस से ग्रोस सेम है, ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का ये डिफरेंस आ जाएगा हमारा। देखिए अदर ऑप्शन में क्या हुआ था? अदर ऑप्शन में था नेट डायरेक्ट टैक्सेस। ये किसका डिफरेंस होता है? ये होता है हमारी मार्केट प्राइस माइनस में फैक्टर कॉस्ट का। ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस में फैक्टर कॉस्ट का। डेप्रिसिएशन किसका होता है? ग्रोस माइनस में नेट का, यानी कि ग्रोस जैसे हमारी ये ग्रोस दे रखी हो और हमें नेट पे जाना हो, ग्रोस इनकम से नेट इनकम पे जाना हो तो हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं। और थर्ड ऑप्शन था नेट इम्पोर्ट्स, ये भी नहीं था, हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना था तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड पे ही हमने टिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन द कॉन्सेंट, यानी कि सहमति, टू एन एग्रीमेंट, एक समझौते के लिए सहमति है, इज ऑब्टेन्ड बाय
कोर्सियन यानी कि उत्पीड़न के द्वारा एक ठहराव की अगर सहमति ले ली जाए, ठीक है, किसी को डरा धमकाकर उत्पीड़न से अगर किसी समझौते पे सहमति ले ली जाए तो वो एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट इज वॉइडेबल, व्यर्थ नहीं है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, एट द ऑप्शन ऑफ, ठीक है, ठहराव व्यर्थ नहीं हो जाता है, किसके सापेक्ष वो व्यर्थ नहीं हो जाता है, हमारा आंसर आएगा अ पार्टी हुज कॉन्सेंट वो सो ऑब्टेन्ड, यानी कि जिसकी स्वीकृति ली गई है, जिसको डराया धमकाया गया है, उसके लिए वो बिल्कुल ही व्यर्थनीय है, क्योंकि अगर अपनी सहमति से एग्रीमेंट किया जाता है तो ही वो जो है ये हमारा वैलिड होता है, ये वर्डेबल हो जाएगा। ए पार्टी हुज कॉन्सेंट वॉज सो ऑब्टेन्ड, इन्होंने पूछा भाई किसके सापेक्ष वो व्यर्थनीय है, तो उस पार्टी के सापेक्ष व्यर्थनीय है जिससे डरा धमका कर सहमति ली गई है। अदर ऑप्शन में क्या दे रखा है, आइदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अनुबंध का कोई एक पक्षकार के सापेक्ष, ठीक है, कोई एक के क्यों होएगा, दो ऑप्शन पे हमें जाना था, दो ऑप्शन नियरेस्ट थे, इसमें लिख रखा था, और ये वाला भी बिल्कुल कैंसिल हो गया, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल ही स्ट्रेंजर है, यानी कि अनुबंध के लिए जो अनजान व्यक्ति है, अजनबी व्यक्ति है, उसके सापेक्ष भी ये जो व्यर्थनीय हो जाता है। दो ऑप्शन थे, नियरेस्ट थे जो पार्टी हुज कॉन्सेंट वो सो ऑब्टेन, यानी कि जिसकी सहमति ली गई है डरा धमकाकर, या फिर ए पार्टी हु ऑब्टेन द कॉन्सेंट, यानी कि जिस पक्षकार ने सहमति प्राप्त की है उसके सापेक्ष, तो जिसने प्राप्त की उसका सापेक्ष क्यों होगा, जिसने दी है यानी कि जिसको डराया धमकाया गया है उसके सापेक्ष वो जो है वो व्यर्थनीय हो जाएगा। नेक्स्ट है डुपॉन्ट एनालिसिस इज नॉट रिलेटेड विद, डुपॉन्ट एनालिसिस जो है किससे रिलेट नहीं करता है, ये ऑप्शन है डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो से वो रिलेट नहीं करता है, या फिर वो किससे रिलेट करता है इसको हम पढ़ेंगे, नॉट रिलेट को तो हमने कर दिया, ठीक, डिविडेंड यील्ड रेशियो को किससे रिलेट करता है पढ़ते हैं आज। डुपॉन्ट एनालिसिस क्या है, देखिए, डुपॉन्ट कॉरपोरेशन डेवलप्ड दिस एनालिसिस टूल इन द 1920s, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो डुपॉन्ट एनालिसिस है वो किसने किया था, कॉरपोरेशन, इसे डुपॉन्ट कॉरपोरेशन था, उन्होंने इसे डेवलप किया था, और कब किया था, 1920s में इन्होंने इसे डेवलप किया था। अब ये क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी देखी जाती है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, लेकिन इस फॉर्मूले को आगे फर्दर जो है 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, बांट के जो है इस एनालिसिस को देखा जाता है 3 हिस्सों में बांट के, कि सबसे पहला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड है सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट, यानी कि एसेट टर्नओवर, और एसेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, यानी कि लेवरेज, ठीक है। तो अब हमारे जो ऑप्शंस थे, देखो अदर ऑप्शन में क्या था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अब डुपॉन्ट एनालिसिस में तो होता है ना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो मेनली यहाँ पे जो है वो प्रेफर होता है। तो सेकंड था नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी होता है, नेट प्रॉफिट को यूज़ करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन था एसेट टर्नओवर रेशियो, वो भी देखा जाता है, और ये जो ऑप्शन नहीं था वो था फाइनेंशियल लीवरेज, यानी कि लीवरेज भी इसके अंदर देखा जाता है, यानी कि इसको हम एक ही फॉर्मूले से कर सकते थे, लेकिन आगे देखो सेल से सेल्स कैंसिल, एसेट से एसेट कैंसिल, फॉर्मूला तो वही बच गया नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, लेकिन क्या करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी को जो है वो अलग अलग तरीके से इसमें बांट के जो है वो देखा जाता है। तो ये जो 4 ऑप्शन अगर हमें ये वाले पता है तो हम जो नहीं है उस पर हम टिक कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, आगे और पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर रेशियो और फाइनेंशियल लीवरेज। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर रेशियो यानी कि एसेट टर्नओवर को भी देखते हैं, और लीवरेज यानी कि फाइनेंशियल लीवरेज को भी इसमें देखा जाता है। देखो क्या होता है, ये डुपॉन्ट एनालिसिस इज यूज्ड टू इवेल्युएट द, एनालिसिस किस लिए किया जाता है, इवेल्युएट मूल्यांकन करने के लिए, किसका मूल्यांकन करने के लिए, द कंपोनेंट पार्ट ऑफ अ कंपनी ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी के जो है कंपोनेंट पार्ट है ना उसको इवेल्युएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कंपोनेंट पार्ट कौन से, जो अभी हमने पढ़े, पहला प्रॉफिटेबिलिटी का था, दूसरा एसेट टर्नओवर का था, और तीसरा हमारा लीवरेज का था, ठीक है। और जो क्वेश्चन में था ऑप्शन वो भी यही थे कि नेट प्रॉफिट मार्जिन, डिविडेंड यील्ड रेशियो और एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी कि ये हमारे इसके पार्ट हो जाते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के, रिटर्न ऑन इक्विटी के, नेट प्रॉफिट मार्जिन, डिविडेंड यील्ड, और सॉरी डिविडेंड यील्ड नहीं होता इसमें होता लीवरेज, लीवरेज हो जाएगा यहाँ पे, लीवरेज और एसेट टर्नओवर रेशियो।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, दिस अलाउज एन इन्वेस्टर टू डिटरमाइन, यानी कि एक इन्वेस्टर जो एक कंपनी में विनियोग करना चाहता है उसको ये निश्चित करने में मदद करता है कि व्हाट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आर कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट टू द चेंज इन ROE को चेंज करने में जो ये 3 तरह की एक्टिविटी की गई, प्रॉफिटेबिलिटी की, एसेट टर्नओवर की और लीवरेज की, इसमें से कौन सी ने ना उसे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया ROE को। एन इन्वेस्टर कैन यूज़ एनालिसिस, इस एनालिसिस को यूज़ करके एक इन्वेस्टर देख सकता है दो कंपनीज को जो कंपेयर कर सकता है, लाइक दिस टू कंपेयर द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ 2 सिमिलर फर्म्स। ठीक है, 2 सिमिलर फर्म की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो काम करने की योग्यता, उसको वो कंपेयर कर सकता है। ठीक है, ये था हमारा डुपॉन्ट एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से फॉर्मूला दिखा देती हूँ। देखो इसके अदर क्वेश्चन क्या बन जाते हैं, एक तो इसका फॉर्मूला है कि ROE, डुपॉन्ट एनालिसिस में ROE के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, इसको आगे 3 हिस्सों में, और ये भी पूछा जा सकता है कि इसको आगे फर्दर कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं वो। तो 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। तीनों हिस्सों में क्या क्या नाम आ जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि नेट प्रॉफिट का मार्जिन, एसेट टर्नओवर रेशियो, और लीवरेज में फाइनेंशियल लीवरेज। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल फॉर्मूले भी आ सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे देखेंगे, नेट प्रॉफिट को सेल के डिवाइड करके। ठीक है, यानी कि जितनी सेल होगी उसमें से नेट प्रॉफिट का कितना हिस्सा है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। दूसरे में एसेट टर्नओवर के लिए क्या देखेंगे कि जो सेल डिवाइडेड बाय एसेट, जो सेल हुई है, जो एसेट है उससे कितनी सेल बनाई गई है। ठीक है, एसेट कितनी टर्नओवर हो रही है, कोई भी कंपनी एसेट को कितना टर्नओवर कर रही है। और एसेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, यानी कि जो एसेट आई है वो उसमें शेयर होल्डर इक्विटी का कितना पार्ट है, ये हमारा लीवरेज वाला पोर्शन आ जाएगा। तो और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं इसमें, इसके डुपॉन्ट एनालिसिस जो है वो किसने दिया, डुपॉन्ट कॉरपोरेशन ने दिया। कब दिया, 1920s में दिया। ठीक है, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये इसके चारों पार्ट हो गए कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर रेशियो और फाइनेंशियल लीवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था कि फिल इन द ब्लैंक्स। द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने लिखी, इन बुक का नाम पढ़ते सभी के दिमाग में आ गया होगा, किसने लिखी, FW टेलर ने लिखी। रिटन बाय FW टेलर एंड पब्लिश्ड इन ईयर, कौन से ईयर में वो पब्लिश हुई, 1911 में ये पब्लिश हुई। अब देखते हैं FW टेलर है कौन, थे कौन। इनका जन्म कब हुआ, 20 मार्च को, और ये डेथ हुई 21 मार्च को। बहुत ही आसान है याद करना, एक ही दिन का ये आगे पीछे है, 20 मार्च 21 मार्च। इनका जन्म कब हुआ, 1856 में, और मृत्यु कब हुई इनकी, 1915 में। देखो ये एक श्रमिक थे। सबसे पहले ये इन्होंने स्टार्टिंग जो करी ना वो एक श्रमिक के रूप में करी, लेबर के रूप में करी। ये श्रमिक से इंजीनियर बन के सिर्फ 6 साल की अवधि में, एक छोटे से टाइम पीरियड में एक ही कंपनी में काम करते हुए श्रमिक से इंजीनियर बन गए थे। 1878 में जब ये 22 साल के थे ना, तो अमेरिका की मिडवेल स्टील कंपनी में श्रमिक के रूप में भर्ती हुए। ठीक है, ये कंपनी का नाम भी आ सकता है कि जो FW टेलर हैं उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से करी, कौन सी कंपनी से करी, श्रमिक के रूप में करी, और अमेरिका की मिडवेल स्टील कंपनी में करी। उनकी आयु क्या थी, 22 वर्ष थी। ठीक है, 1884 में। और ये वाले क्वेश्चन क्यों पूछे जा सकते हैं, अभी इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता। तो उनके लिए उनसे रिलेटेड एक बात इंपॉर्टेंट है। जन्म कब हुआ, 20 मार्च 1856 को। मृत्यु कब हुई, 21 मार्च 1915 को। श्रमिक से इंजीनियर बन गए 6 साल की अवधि में। 1878 में 22 साल के थे जब ये, तो अमेरिका की मिडवेल स्टील कंपनी में ही श्रमिक के रूप में भर्ती हुए। और 1884 में, यानी कि एक छोटे से टाइम पीरियड में, ये 6 साल में इसी कंपनी में ये इंजीनियर के पद पर भी पहुंच गए। 1901 में बीथलहेम स्टील वर्कर्स में काम करने के बाद इन्होंने क्या है, प्रबंध परामर्शदाता, मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं जो देनी शुरू कर दी। यानी कि इन्होंने प्रबंध परामर्शदाता के रूप में अपनी सेवाएं देनी कब शुरू करी, 1901 में करी। कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं इनसे। बुक पब्लिशिंग की 2 ही हैं। ठीक है, ये वाली बुक भी इंपॉर्टेंट है। 1903 में हुई थी शॉप मैनेजमेंट। 1901 में इन्होंने अपनी सेवाएं देनी शुरू करी। उसके 2 साल बाद ही इनकी एक बुक पब्लिश हुई है, शॉप मैनेजमेंट। 1911 में भी ये तो क्वेश्चन में आई हुई थी, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन, आज के 5 क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।